निफ्टी के साथ नहीं, आप निफ्टी के साथ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें से फर्स्ट ये होता है कि नीचे से आते हैं, कंपेयर टू 50 डेज उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट आगे बताऊंगा वेरी से। आप उसको 50 डेज जा सकते हो या 20 डेज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 20 डेज फास्टर रेस्पॉन्स करता है, 50 डेज थोड़ा लेट रेस्पॉन्स करता है। तो 20 डेज का ले लेते हैं, आपको 50 डेज का कोई ठीक है, छोड़ देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके नीचे तो अवॉइड कर देना है। एक तो हम मैनुअली चेक कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमको टेक्निकल के साथ आरएस चेक करना है, मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ, मतलब कंपेयर टू निफ्टी या आप निफ्टी 500, ये इंडेक्स कैसे मूव करता है। तो हम दोनों चेक करना है, अगर मैनुअली करें तो टेक्निकल विथ रिलेटिव स्ट्रेंथ। टेक्निकल डाउन ट्रेंड में है, तो ट्रेंड चेंज करने के लिए आपको एक काम कर, शॉर्ट टर्म यहाँ पे 20 शॉर्ट टर्म, 50 मिड टर्म, 150 लॉन्ग टर्म। तो इसका तीनों ट्रेंड डाउन है, रिलेटिव स्ट्रेंथ वीक है, तो ये नॉन ट्रेडेबल सेक्टर है, जो इसको हम लॉन्ग के लिए अभी प्रीफर। इन्वेस्टर अलग है, बट पोजिशनल स्विंग के लिए ओनली स्ट्रॉन्ग सेक्टर को पिक करना है। ये भी तीनों ट्रेंड डाउन है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया मिस हो गया कि नहीं, ये तो डाउन ट्रेंड में है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑब्वियसली डाउन रहेगा। ये भी रिलेटिव स्ट्रेंथ वीक है, और ट्रेंड अभी उसका डिसाइड नहीं हुआ है कि ट्रेंड कहाँ जाएगा, रेंज बाउंड में है। इसका भी रिलेटिव स्ट्रेंथ वीक है, और नीचे भी ऑल। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक अप ट्रेंड में एक्सपेक्ट करते हो नेक्स्ट इम्पल्स मूव ऑन एलोंग विथ रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो इसमें आप अगर ऐसा करके नहीं देख सकते, ये जितना भी स्टडी किए सब रिलेटिव स्ट्रेंथ वीक है, ट्रेंड भी डाउन है। तो सेम आप यहाँ पे ऑल मूविंग एवरेज के ऊपर है, मतलब ट्रेंड अप ट्रेंड में, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी अप है, तो ये स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। नेक्स्ट ये भी ऑल मूविंग एवरेज के ऊपर है, और रिलेटिव स्ट्रेंथ भी अप है। ये भी ऑल मूविंग एवरेज के ऊपर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ अप है। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ भी अप है, क्लोज दिया है ऑल मूविंग एवरेज के ऊपर। तो ये आपको टेक्निकली आपको भी सेम इंडेक्स ऐसा स्टडी करना है कि नेक्स्ट इम्पल्स मूव क्या एक्सपेक्ट करते हो सेक्टर से, और सेम टाइम उस कंपेयर टू इंडेक्स ये स्ट्रेंथ है या वीक है। जो दोनों स्ट्रेंथ है वो आप कर सकते हो। तो आपको मैनुअली ऐसा करना है। एक सेकेंड पॉइंट, आप और एक मेथड यूज कर सकते हो, वो है कंपैरेटिव एनालिसिस। मतलब आप निफ्टी को ले लिए बेस, या निफ्टी 500, उसके बाद इसके ऊपर सारे चार्ट को ऐड करना है आपको, कि सर्विस सेम स्केल में सारे सेक्टर को ऐड करना है, सारे सेक्टर को ऐड करना है। ऐसे आप ऐड करोगे तो अ, तो इससे आपको दिखेगा। तो एक पॉइंट आपको पकड़ लेना है कि निफ्टी का मेरे को कोई एक स्विंग पॉइंट पकड़ के, उसके बाद आपको और चेक करना है कि निफ्टी के ऊपर कौन सा है, निफ्टी नीचे कौन सा है। जो ऊपर है वो स्ट्रांग है, जो नीचे है वो वीक है। ये स्ट्रांग है, और इंडिया वीक से होता है, ओके ओके। तो ऐसे जो इसके ऊपर है तो रिलेटिव स्ट्रांग है, जिस नीचे रिलेटिव वीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं, ये सेकेंड मेथड।
थर्ड मेथड नहीं, आपको थोड़ा और इजी करना है मेरे को, तो ये जो इंडिकेटर भी अवेलेबल है आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें आपको वही चीजें आपको दिखाई देगा कि कौन सा सेक्टर अभी स्ट्रॉन्गेस्ट है, कौन सा वीक है, उसका ट्रेंड क्या है। तो इसके हिसाब से आप ये भी प्रिफर करें टॉप 5-6 सेक्टर को स्टडी करना है। तो सेम थिंग नहीं, मेरे को अभी मेटल में जाना है या पीएसयू बैंक में जाना है या सीपीएसई जो भी जाना है, उसी सेक्टर का स्टॉक को आप जाके चेक कर सकते हो कि नहीं मेरे को इस सेक्टर का स्टॉक को स्टडी करना है। जो भी आपको एंट्री पैटर्न मिल रहा है जो वो स्टॉक में, बस ट्रेड करना है। बताऊंगा कैसे क्या क्या स्टडी करना है। हाँ, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्टर अलग रहता है, इंडेक्स अलग रहता है। इंडेक्स तो निफ्टी 50 रहता है, सेक्टर पर्टिकुलर सेक्टर का रहता है। सपोज मेटल सेक्टर, उसमें जितना भी मेटल स्टॉक आता है वो लेके सेक्टर बनता है। तो और ये सब जिसको जो चाहिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट ये रहता है कि नेक्स्ट ये हमारा सेकेंड रूल हो गया। तो इसका मतलब अगर आप ये दोनों रूल का कंबाइन करोगे तो आपको ऑलमोस्ट आपके साथ 70% आपके साइड में आ गया है। इवन आपको रॉन्ग स्टॉक में एंटर करोगे तब भी आपको मार्केट से कुछ ना कुछ लेके आप जाओगे। ये मुझे कांटेक्ट कीजिए जितना आपको चाहिए, जो ट्रेडिंग व्यू फ्री में है। अगर नहीं मिल रहा है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको दे देता हूँ। नेक्स्ट ये है कि ईपीएस सेल्स से और प्रॉफिट मार्जिन, आरओसी आरओ, ये सारे चीजें बहुत है आपको स्टडी करना है। मेरे को फंडामेंटल उतना नहीं है, बस मैं ये फॉलो करता हूँ कि मेरा जो 90% ट्रेड है ना वो अर्निंग वीक में ही मिलता है, और उसका रिजल्ट अच्छा रहता है। जो ईपीएस क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज होता है, और मेरा 90% स्टॉक वही टाइम पे मिलता है। आपको दिखाता हूँ। तो मैं हमेशा एक ही रूल फॉलो करता हूँ कि क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज होना है। नेगेटिव तो अवॉइड करता हूँ, पॉजिटिव ठीक है बट इंक्रीज होना बेस्ट है। और मेरा 90% का ट्रेड रिजल्ट के टाइम में ही होता है। तो इसका मतलब आराम से आपको बैठना है। ये जो क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं उस टाइम पे आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। आप इधर इंट्राडे इंट्राडे हो भी मिलता है, स्विंग पोजिशन जो भी है, आपको जो परफेक्ट एंट्रीज उस टाइम पे मिलता है, क्योंकि वो इन्वेस्टर लोगों का रिएक्शन होता है कि रिजल्ट के ऊपर, कि रिजल्ट अच्छा आया तो वो एंटर करते हैं और मार्केट मूवमेंट स्टार्ट होता है। और जितना भी ब्रेकआउट होता है या ब्रेकआउट फेल्योर सेम टाइम पे होता है कि रेंज बाउंड रहता है। रिजल्ट अच्छा आया तो ब्रेकआउट दिया, मूवमेंट स्टार्ट होगा। वो भी रिजल्ट वो भी आ जाएगा, मैं दिखाता हूँ पहले यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिजल्ट आया, ई लिखा है ट्रेडिंग व्यू में, ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे रिजल्ट आया, ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे रिजल्ट आया, वही वीक्स में या नेक्स्ट वीक में ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे रिजल्ट आया, नेक्स्ट वीक में ब्रेकआउट, मतलब वही वीक में नेक्स्ट वीक में ब्रेकआउट। यहाँ पे भी रिजल्ट रिएक्शन, यहाँ पे भी रिजल्ट रिएक्शन ब्रेकआउट, चार्ट मिसिंग है। यहाँ पे भी रिजल्ट। तो आसपास के आपको मिलेगा रिजल्ट का, मैक्सिमम करंट या नेक्स्ट वीक में ये आपको मिलेगा, नेक्स्ट डे ये रिजल्ट के दिन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो जितना भी मैं बोल रहा दिखाया कि मार्केट जो मूवमेंट ना कोई कैटलिस्ट होना चाहिए, जिसको कैटलिस्ट बोलते हैं। और स्टॉक में कैटलिस्ट क्या होगा, एक का स्टॉक रिजल्ट होगा, या गवर्नमेंट ने कुछ सपोर्ट दिया है इस सेक्टर को तभी। जैसे कि बजट में आया सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ में न्यूज आया, सारे स्टॉक 2-3 दिन अच्छा मूवमेंट करके अभी पुल बैक दे रहे। तो
गवर्नमेंट का सपोर्ट भी आ रहा है कोई सेक्टर में, कुछ न्यूज आ रहा है कोई सेक्टर में, या कोई किसी स्टॉक अच्छा आ रहा है। अगर कोई सेक्टर का दो तीन अच्छा स्टॉक रिजल्ट अच्छा रहा है तो उसका रिमेनिंग स्टॉक भी मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड वही सेक्टर सारे स्टॉक रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ये आपको भी मिल जाएगा ट्रेडिंग व्यू में इजीली, कहीं भी आप मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये भी एक फ्री है, मैं अवेलेबल इंडिकेटर दिया है, आप लोग देख सकते हो। ये भी है, यहाँ पे भी सेक्टर का जो रिजल्ट आता है वहां पे दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे उसका सपोज यहाँ पे आया कोई रिजल्ट, उसी दिन का ईपीएस कैसे हुआ है कंपेयर टू प्रीवियस वीक, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है शो करेगा। मैं लाइव मार्केट में स्टॉक में नहीं जा सकता, नहीं तो आप मैं दे देता हूँ, वहां शो करेगा। एवरी जिसी दिन डिक्लेयर होता है उसी दिन के नीचे आ जाएगा कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। और आप हाँ स्क्रीनर यूज कर सकते हो, स्टडी करने के लिए screener.in यूज कर सकते हो। तो यहाँ तक आगे हम थ्री रूल्स हो गया। फोर्थ रूल रिलेटिव स्ट्रेंथ, अभी जैसे कि स्टडी किए। तो जैसे कि यहाँ पे हम ऑटो को ले लेते हैं। अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छे से स्टडी कर लेते हो तो आपको, मतलब वो जो बोलते हैं कि आपको मूवमेंट होने से आप स्टॉक को एंटर कर सकते हो। नहीं तो कौन सा स्टॉक अभी ब्रेकआउट करने वाला है वो भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। सिंपल फंडा इसका ये है कि अगर अगर निफ्टी यहाँ पे लेफ्ट साइड निफ्टी चार्ट है, अगर निफ्टी गिर रहा है और जो स्टॉक कंपेयर टू निफ्टी लेस गिर रहा है या ऊपर जा रहा है वो स्ट्रांग है। सिंपल फंडा कि लास्ट लेग चेक करो और स्टॉक का कितना गिर रहा है कंपेयर टू प्रीवियस ये निफ्टी। अगर लेस या साइडवेज या ऊपर जा रहा है वो स्ट्रांग स्टॉक है, वो आउट परफॉर्म करेगा। वही कंपेयर करता है ये कि लास्ट 20 डेज को कंपेयर करते हैं कंपेयर टू निफ्टी कितना मूवमेंट दिया है। पॉजिटिव है तो वही स्टॉक मूवमेंट करेगा। और वही चीजें यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा, कोई भी स्टॉक अगर प्लॉट करते हो। यहाँ पे एक, यहाँ पे जनरली स्टॉक में आएगा, इंडेक्स में नहीं आएगा, उसके लिए नहीं आएगा। ओनली चार्ट में यहाँ पे भी सेम चीजें यहाँ पे प्लॉट करेगा कि आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टॉक का क्या है यहाँ पे दिखाई देगा, लिख लिख के आएगा। कैंडल बाय कैंडल उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे इस यहाँ पे दिखा है कि अभी क्या है रिलेटिव स्ट्रॉन्ग। तीन चीजें आता है, स्ट्रॉन्ग, वीक, वेट, ऐसे तीन चीजें स्लो शो करेगा। बेस्ड ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ यह शो करेगा। वो बनाया है, आप वो फी में आप देख सकते हो जाके मेरा ये में। और एक चीज और है कि एक सपोज मार्केट रेंज बाउंड में है, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट यहाँ पे ब्रेक करेगा। और
वहां पे नीचे उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ भी बुलिश है, तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। सेकेंड थिंग, ब्रेकआउट करने से पहले रिलेटिव स्ट्रेंथ ब्रेक कर रहा है। मार्केट ब्रेक नहीं किया है स्टॉक जो भी आप ले रहे, बट रिलेटिव स्ट्रेंथ हायर हाई बना रहे, तो ये भी ऊपर ब्रेक करेगा। और रेंज बाउंड मार्केट में और रिलेटिव स्ट्रेंथ लोअर चल रहा है, तो ये ब्रेकआउट फेल होगा। तो हमेशा रिलेटिव स्ट्रेंथ लीड करना है, लीड सेक्टर में स्टॉक जो ब्रेकआउट करने वाला है। तो हमको यहाँ तक अभी 4 पॉइंट मिल गया। कि स्ट्रॉन्ग रिलेटिव स्ट्रेंथ होना है। जैसे कि हम सेक्टर सिलेक्ट किए बेस्ड ऑन ट्रेंड एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ, सेम हम स्टॉक भी सिलेक्ट करें बेस्ड ऑन से रिलेटिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, स्टॉक। तो अभी तक जो हम डिस्कस किए ये हो गया 4 पॉइंट जो मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, स्टॉक सिलेक्शन एंड एंट्री, कि किस स्टॉक को सिलेक्ट करना है, कैसे सिलेक्ट करना है। तो एक बेसिक फंड आपको बता देता हूँ। ये स्टेज एनालिसिस रहता है, इसके ऊपर जस्ट ओवरऑल बता देते, मार्केट मूव इन स्टेज, कि स्टेज 1 अप ट्रेंड को स्टेज 2 बोलते हैं। अगेन एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है, उसको स्टेज 3 बोलते हैं। अगेन डाउन ट्रेंड स्टेज 4 होता है। तो मार्केट ऐसे मूव करता है। तो अगेन आपको क्वेश्चन यहाँ पे आई, व्हाई शुड यू नो स्टेज एंड ट्रेंड। बताइए क्यों स्टडी करना है। ऐसा मूव होता है, ये स्टेज 1, ये स्टेज 2, अगेन स्टेज 3, स्टेज 4, या कंटिन्यू फिर अगेन स्टेज 1 को आप जाए। तो स्टेज एनालिसिस मतलब हम स्टेज तो फाइंड आउट किए कि अभी स्टेज 1 में चल रहा है, तो नेक्स्ट स्टेज स्टेज 2 आएगा। अगर स्टेज 2 में है तो एक्सपेक्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेज 3 में आएगा। तो सेम थिंग कि आपको स्टेज, और हमेशा हमको स्टेज 2 में ट्रेड करना है। ये तो जनरल फंडा है। उसके बाद हमको चेक करना है कि स्टेज 2 में ये ट्रेंड स्टार्ट में है या मिडिल में है, एक्सटेंड हुआ है। इसका मतलब ये स्टार्ट है, ये मिडिल है, ये एक्सटेंड है। तो हमेशा जो बोलते हैं कि एक तो आपको स्टार्टअप और स्टेज 2 लेने से आपको रिस्क रिवॉर्ड प्रॉफिट सब बड़ा आएगा। मिडिल लेवल को तो ठीक है, एक्सटेंड ट्रेंड के बाद यहाँ पे काम करेगा ना, फेल हो जाएगा। तो जो ब्रेकआउट हम लेते हैं, सपोज यहाँ पे 80% काम करते हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल, स्टार्टिंग में यहाँ पे 60% हो जाता है, मिडिल में मान लेते हैं, तो यहाँ पे वो 30% हो जाता है। तो आप सेम अगर एक ट्रेंड अप में है, तो आपको पहले डिसाइड करोगे ट्रेंड जो है स्टेज 2 जो अप ट्रेंड चल रहा है वो कहाँ है, स्टार्टिंग में है, मिडिल में है, एंडिंग में है। स्टार्टिंग मतलब वो कैसे डिफाइन स्टार्ट पॉइंट करना है, कि जो सपोर्ट रहता है, सपोर्ट को ब्रीच करेगा या 150 मूविंग एवरेज से स्टार्ट होता है। तो ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है, स्टेज 1। तो उससे फर्स्ट इंपल्स मूव आया, तो ये वेल एंड गुड, अच्छा है, इसमें ट्रेड जा सकते हैं। सेकंड में इंपल्स मूव आया, ठीक है, फिर भी ओके, ठीक है, ट्रेड जाते। थर्ड ऑनवर्ड्स बेटर होगा, अगर ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं है तो अवॉइड कर लेना।
तो मैं जो प्रिफर करता हूँ स्टेज वन ब्रेकआउट या फास्ट पुल बैक। फास्ट पुल बैक कि इसमें ट्रेड करूंगा। अगर ट्रेंड में स्ट्रेंथ है तो ये भी ओके, वेल एंड गुड, जा सकते हैं। तो 3 पॉइंट है, इधर हम ये ट्रेड करना है, ये ट्रेड करना है, ये ट्रेड करना है, ये थोड़ा देख के, बट उसके आगे अवॉइड करना है। कि जैसे जैसे ट्रेंड एक्सटेंड होता है, चांसेस ऑफ ब्रेकआउट फेल्योर हाई होगा, चांसेस ऑफ मूवमेंट भी लो लेस होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक्सटेंडेड हो चुका है। तो कोई भी एक ब्रेकआउट हुआ आ गया, कोई पार्टनर आपका मिल रहा है ट्रेड करने के लिए, कोई भी ब्रेकआउट ले रहे हो, तो पहले आपको डिसाइड करो कि स्टेज टू में है, ओके, वेल एंड गुड। स्टेज टू का कहाँ है, एक्सटेंडेड हो चुका है तो अवॉइड करो, स्टार्टिंग में है तो जा सकते हैं, मिडिल में है और स्ट्रेंथ है तो जा सकते हैं, थर्ड ऑनवर्ड्स देख लो भाई, साइड हो जाना है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको, नहीं हुआ कि आपको स्टेज टू में कहाँ ट्रेड करना है? हाँ, हम चार्ट में अभी आएंगे आएंगे, जस्ट वही पहले लाइन चार्ट क्लियर होने से आपको चार्ट में आएंगे। तो एक स्टॉक आप खुद ही स्टडी करो जो भी है, ओनली 1 पॉइंट, स्टेज टू होना है, स्टेज टू का ओवर एक्सटेंडेड भी नहीं होना है, स्टार्टिंग या मिडिल में चलेगा, स्ट्रेंथ होना है नहीं होना। तो नेक्स्ट आ जाते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करना है चार्ट में, ये तो हमको लाइन चार्ट में आ गया। तो स्टेज वन आइडेंटिफाई करने के लिए फर्स्ट रहता है कि आईपीओ स्टॉक। आईपीओ स्टॉक मतलब आईपीओ ओपन हुआ है, एक रेंज बाउंड में ऐसे ऐसे मार्केट है, उसके बाद ब्रेक किया, ये भी स्टेज वन। इसमें कोई क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं बना है, इसलिए इसको स्टेज वन मान लेते हैं। उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, इसका सपोर्ट को ब्रीच किया या 150 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, तो ये भी स्टेज वन में आ गया। ये वीकली टाइम फ्रेम है, ये भी वीकली टाइम फ्रेम है। ये अप ट्रेंड में है, मार्केट लो रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पुल बैक दिया, उसका वीकली टाइम फ्रेम मतलब यहाँ पे 30 मूविंग एवरेज होगा, ये भी 30 मूविंग एवरेज होगा, डेली में 150 30, उसको ब्रीच किया, यहाँ पे रेंज बना के ब्रेक किया ऊपर, तो ये भी स्टेज वन है। तो जो भी हम ट्रेड करेंगे, अगेन टाइम फ्रेम क्लैरिटी दे देता हूँ, हमको वीकली टाइम फ्रेम में स्टडी करना है हमेशा, और डेली टाइम फ्रेम हमारा एंट्री एंड ट्रेड मैनेजमेंट रहेगा। तो हम डेली टाइम वीकली टाइम फ्रेम स्टडी हमेशा करना है। तो ये फर्स्ट, उसको चार्ट में किसे दिखेगा, ये वीकली टाइम फ्रेम देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इंपल्स मूव, उसके बाद मार्केट साइडवेज, ये हुआ उसका 30 मूविंग एवरेज, अगेन इंपल्स मूव, तो ये एक स्टेज वन का है। ये स्ट्रॉन्ग इंपल्स मूव अगेन पुल बैक दिया है, ये स्टेज वन का है। ये आईपीओ स्टॉक है, यहाँ पे आईपीओ ओपन हुआ, मार्केट साइडवेज ब्रेक किया, तो जो भी ओपन हुआ है, जो भी रेंज बना है, ये स्टेज वन है। तो ये स्टेज वन डिफाइन करने के लिए, तो स्टेज वन तो हम डिफाइन कर लिए, बट नेक्स्ट हमको एंट्री कैसे करना है कि स्टेज टू में। तो मैं दो चीजें हमेशा याद रखना है, वीकली टाइम फ्रेम पे ये स्टेज वन,
ये भी स्टेज 1। तो हमको यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है तो हम ट्रेड करेंगे। नहीं हो रहा है तो एक मूवमेंट यहाँ पे मिला, अच्छा खासा मूवमेंट मिला यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा मेन इंपॉर्टेंट रहता है कि ये साइड ही मूवमेंट हमको ट्रेड करना है। ये अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ मिला है। उसके बाद यहाँ पे कोई स्विंग स्ट्रक्चर बनाता है, इधर मार्केट हायर हाई या मार्केट ऊपर जाके ऐसा कंसोलिडेशन जैसा बनाया। ये भी, हाँ, ये भी कंसोलिडेशन जैसा बनाया। तो ऐसा स्ट्रक्चर में हमको ट्रेड करना है। एक तो है कि स्विंग स्ट्रक्चर बनाना है। तो जो टू इम्पोर्टेंट थिंग हमको हमेशा ट्रेड लेने से पहले चेक करना है। यहाँ पे अगेन क्लियर लिख देता हूँ। तो फर्स्ट जो हमको स्टडी करना है यहाँ पे है कि एक अच्छा खासा वीकली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग इम्पल्स हो चाहिए। जितना बड़ा उतना अच्छा है। स्टेज 1 से आना चाहिए। या स्ट्रेंथ है, सेकंड पुल बैक है तो स्ट्रेंथ है। फर्स्ट वो है ना। सेकंड, जो भी रेजिस्टेंस वहां पे यहाँ पे बनाया, यहाँ पे सेकंड, ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड होना है। अगर ये रेंज बनाया तो ये रेंज यहाँ टेस्टेड हुआ, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक हुआ। मल्टीपल टाइम टेस्टेड होना चाहिए। सेकंड। थर्ड, जो भी रेंज बनाया उसका वॉल्यूम एंड वोलाटिलिटी, मतलब रेट्स, इसका और डिटेल्स में आएंगे। ये थर्ड पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, और डिटेल्स में डिक्रीज होना, जैसे कि यहाँ पे डिक्रीज हुआ। कहाँ तक डिक्रीज होना है? बिलो मूविंग एवरेज में 2-3 कैंडल रहना है। जो एवरेज मूविंग एवरेज रहता है उसके नीचे 2-3 कैंडल रहना है। तो ये बोलते हैं कि नहीं, ये परफेक्ट वोलाटिलिटी ड्राई हो चुका है। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ, ब्रेकआउट होने से पहले बेस बनाना है, रेंज बनाना है, टाइट रेंज बोल सकते हो कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज चला गया। फिफ्थ पॉइंट, यहाँ पे ब्रेकआउट में हाई वॉल्यूम से आना है। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वॉल्यूम हाई होना है। और हाई क्वेश्चन आता है कितना ही होगा, जितना भी पुल बैक वॉल्यूम हुआ है उससे ज्यादा होना है। तो मैं अगेन आपको ये 5 पॉइंट अगेन और क्लैरिटी देता हूँ। क्लियर हुआ नहीं हुआ, नहीं तो और क्लैरिटी दूँ 5 पॉइंट का। क्योंकि कोई भी सेटअप हो, ये 5 पॉइंट चाहिए ब्रेकआउट ऐड करने के लिए। ये रेजिस्टेंस जोन है।
पूरा जितना भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट इसके ऊपर चलता है। तो ये चार्ट में आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है वोलेटिलिटी कंट्रैक्शन। मतलब जब भी एक रेजिस्टेंस रहता है, ईच टाइम सेलिंग सेलर्स का वॉल्यूम डिक्रीज होना है, मोमेंटम भी स्लो होना है। क्लियरली दिख रहा है कि फर्स्ट में बड़ा बड़ा कैंडल से मूव दिया है विथ हाई वॉल्यूम, सेकंड में कैंडल साइज कम हो गया, स्ट्रेंथ भी कम हो गया, वॉल्यूम भी कम हो गया, थर्ड में इवन और भी लो आ गया, मार्केट साइडवेज में चला गया, स्मॉल कैंडल में वॉल्यूम भी ड्राई हो गया। तो ये हो गया हमारा परफेक्ट सेटअप की मार्केट यहाँ से अभी एक्सपेक्ट करते हैं अपसाइड ब्रेकआउट। तो इसको बोलते हैं वोलेटिलिटी कंट्रैक्शन। मतलब ईच रेड कैंडल रेड स्विंग वॉल्यूम एंड वोलेट डिक्रीज होता है, कैंडल साइज स्विंग एंड वॉल्यूम तीनों डिक्रीज होता है ईच टाइम मार्केट अगर हाई को टच करता है तो। इसको वोलेटिलिटी कंट्रैक्शन बोलते हैं। और ये बिलो एवरेज को आ जाएगा एंडिंग में लास्ट में, और इसके बाद हमको एंट्री पैटर्न मिलेगा यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं वोलेटिलिटी कंट्रैक्शन। किसी को कुछ डाउट ये पॉइंट पे? तो नेक्स्ट ये होता है कि वो कैसे दिखता है। हाँ, एक तो है स्विंग और सेकंड कंसोलिडेशन रहता है। कंसोलिडेशन नथिंग बट की मार्केट जो वीकली टाइम फ्रेम स्टडी कर रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम लास्ट ग्रीन कैंडल का अंदर मार्केट रहेगा, लास्ट 1 2 ग्रीन कैंडल का अंदर मार्केट ऐसे ऐसे रहेगा, इसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। ये इसको ट्रेड करना है। तो हमको दो वीकली टाइम फ्रेम में दो चार्ट स्टडी करना है, एक तो स्विंग स्ट्रक्चर वाला चार्ट जो अभी डिस्कस किए थे, ये वाला, नहीं तो कंसोलिडेशन। तो यही दो सेटअप रहता है वीकली टाइम फ्रेम में, और रिमेनिंग इसका वेरिएशन रहता है, बट मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ये दो ही रहता है। तो सेम चीज यहाँ पे लिखा है। तो ये रहता है, ये जो जो परफेक्ट जो अभी डिस्कस किया हमको, जो रेड ग्रीन जो आरजी मतलब रेड ग्रीन, उसका वॉल्यूम स्ट्रक्चर जैसे सेम अभी आपको बताया। तो लास्ट में ये लो वॉल्यूम देखिए, हाई वॉल्यूम कैंडल साइज डिक्रीजिंग वॉल्यूम डिक्रीजिंग, ये इवन डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो ये परफेक्ट जो मल्टी स्विंग स्ट्रक्चर रहता है। तो सेम थिंग मार्केट मल्टीपल टाइम टेस्टेड हुआ, लास्ट में स्मॉल बेस ब्रेकआउट, यहाँ पे सारी चीजें लेके कि ये स्ट्रॉन्ग इंपल्स मूव, वॉल्यूम वोलेटिलिटी डिक्रीजिंग जैसे कि वॉल्यूम ड्राई हुआ, अगेन जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, बेस ब्रेकआउट। यही चीजें सारे चार्ट में सेम ही रहेगा, स्ट्रॉन्ग इंपल्स मूव, मल्टीपल टाइम टेस्टेड। और तो सेम स्ट्रॉन्ग इंपल्स मूव मल्टीपल टाइम टेस्टेड वॉल्यूम वोलेटिलिटी है, मतलब कि यहाँ पे सेलर ऑब्जर्व हो रहे हैं कि स्टार्टिंग में इतना सेलिंग वॉल्यूम आया, नेक्स्ट कहाँ सेलिंग वॉल्यूम नहीं है, इवन नहीं, तो यहाँ पे सेलर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, या जो यहाँ पे बाय किए थे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली एक ब्रेथ ले रहे हैं मार्केट नेक्स्ट इंपल्स मूव के लिए। तो यहाँ पे मल्टी स्विंग, यहाँ पे कंसोलिडेशन, सेम यहाँ पे
मल्टी स्विंग का देख सकते हो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, नीचे आया, अगेन रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, एक इवेंट टेस्ट किया, यहाँ पे टू वीक टाइट बेस बना, ब्रेक किया। सेम यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्टेड, उसके बाद वॉल्यूम डिक्रीजिंग और राइट साइड इंक्रीजिंग हो रहा है। सेम मल्टीपल टाइम टेस्टेड, बेस बनाया, ब्रेक किया विथ वॉल्यूम। यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्टेड हुआ, बेस बनाया, ब्रेक किया विथ वॉल्यूम। यहाँ पे भी मल्टीपल टाइम टेस्टेड किया, लो वॉल्यूम बेस, ब्रेकआउट। यहाँ पे भी मल्टीपल पे टेस्टेड, अगेन लो वॉल्यूम, ब्रेकआउट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ब्रेकआउट इवन हाई वॉल्यूम में ब्रेकआउट फेल हुआ। रीजन था कि मार्केट ने यहाँ पे बेस बनाया नहीं है, मतलब टाइट रेंज, बिना टाइट रेंज में ब्रेक करने से मार्केट नीचे आने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए हमको ये सब वाला चाहिए जो टाइट रेंज, उसके बाद ब्रेक होना है। ये हमको रिस्क रिवार्ड भी स्लो कम हो जाएगा कि नहीं, लॉजिकली डिफाइन कर सकते रिस्क रिवार्ड, मतलब स्टॉप लॉस, उसके बाद ट्रेड जा सकते हैं। सेम यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्टेड हुआ, लो वॉल्यूम में यहाँ बेस, ब्रेकआउट। तो सारे चीजें का कॉमन है कि जब मल्टी स्विंग बनाता है तो सेम वॉल्यूम बिक्री होगा सेलर्स का, लास्ट में टाइट रेंज ब्रेकआउट। तो नेक्स्ट कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन भी सेम, मार्केट एक ग्रीन कैंडल के अंदर ऐसे ही कंसोलिडेट करेगा। तो डिफरेंशियल वेरिएशन, बस अल्टीमेट लॉजिक है कि ग्रीन कैंडल के अंदर इसे बनाया है, और उसमें हमको अगेन डेली टाइम फ्रेम में हमको यही चीजें दिखेगा। ये वीकली टाइम फ्रेम में और डेली टाइम फ्रेम में सेम चीजें देखेगा। ये वीकली कंसोलिडेशन, डेली टाइम फ्रेम में सेम चीजें देखेगा। जैसे कि यहाँ पे वीकली कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, वीकली कंसोलिडेशन मिनिमम 2 वीक्स, यहाँ पे भी वीकली कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, यहाँ पे भी वीकली कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट। तो अल्टीमेटली हमको वही चीज फाइंड आउट करना है कि स्ट्रॉन्ग इंपल्स मूव कमिंग आउट ऑफ स्टेज 1, सप्लाई जोन टेस्टेड मल्टीपल टाइम। यहाँ पे आपको डेली टाइम फ्रेम चेक करना है, सेम वॉल्यूम वोलेटिलिटी स्ट्रक्चर, सेम टाइट रेंज और ब्रेकआउट सेम, कुछ अलग नहीं है। सेम चीजें अभी ये डेली टाइम फ्रेम का है। वीकली टाइम फ्रेम कंसोलिडेशन, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम कंसोलिडेशन, ये डेली टाइम में सेम पैटर्न, स्विंग स्ट्रक्चर, सेम स्विंग स्ट्रक्चर, सेम, कोई डिफरेंस नहीं। स्ट्रॉन्ग इंपल्स मूव, ये जोन को टेस्ट कर रहा है, टू ये रेड फंडल फास्ट, ये सेकंड टेस्ट, उसका बाद ब्रेक, वॉल्यूम क्लियरली ड्राई, लो वॉल्यूम, सेम क्लियरली ड्राई, लो वॉल्यूम, स्ट्रॉन्ग इंपल्स मूव, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट। तो अभी तक आप किसी को कुछ डाउट कि कैसे, किस पैटर्न को ट्रेड करना है, पूछ सकते हो। वीकली में मैं अब स्टार्टिंग में बोला है कि हम वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना है, डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है। वीकली टाइम फ्रेम में क्या चेक करना है, वीकली टाइम फ्रेम हमको दो चीजें चेक करना है। अगेन आपको बता दें, वीकली टाइम फ्रेम हमको दो चीजें चेक करना है। कि मार्केट स्टेज 1 से ब्रेकआउट करके कोई मल्टी स्विंग स्ट्रक्चर बना रहा है, बेस बना के ब्रेक कर रहा है, ये हो सकता है। नहीं तो सेम स्टेज 1 से ब्रेकआउट करके स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देके यहाँ पे कैंडल के अंदर कंसोलिडेशन कर रहा है, ये कैंडल के अंदर कंसोलिडेशन कर रहा है। तो हमको ये दो चीजें चेक करना, और कुछ स्ट्रॉन्ग इंपल्स मूव, इधर स्विंग स्ट्रक्चर होगा या कंसोलिडेशन होगा, तो यही पैटर्न को हमको चेक करना है, और कुछ नहीं। मैं यहाँ पे कोई स्टॉक को एनालिसिस नहीं कर सकता, उसके लिए आप
सेम आप जाके स्टडी कर सकते हो। तो अभी आप जो भी मैं जितना भी अगेन आपको दिखाऊंगा तो मेरे पास 100 सब एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पे स्टेज वन ब्रेकआउट, फास्ट पुल बैक, यहाँ पे मार्केट एक्सटेंडेड हो गया थर्ड। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हुआ, रीजन वही था कि मार्केट कोई बेस बनाया नहीं है, बड़ा रेंज, वाइड रेंज। सेम ये राइट साइड वीकली टाइम फ्रेम, स्टेज वन फर्स्ट पुल बैक, सेकेंड पुल बैक, थर्ड थर्ड अवॉइड करना है, उसके बाद अवॉइड कर सकते हैं। ये वीकली कंसोलिडेशन, वीकली कंसोलिडेशन, ये वीकली स्विंग रेंज, रेंज ब्रेकर बोल सकते हो। फर्स्ट सेकेंड ये वाइडर, अगेन स्टेज वन, स्टेज वन फर्स्ट पुल बैक, अगेन स्टेज वन, स्टेज वन फर्स्ट पुल बैक, स्टेज वन फर्स्ट पुल बैक। तो स्टेज वन ऐसा नहीं कि रिसेट हो गया, कि रिसेट मतलब है कि उसका सपोर्ट किया 150 वीकली टाइम फ्रेम है तो 30 अगर रीच करता है तो अगेन स्टेज वन को रिसेट हो जाता है। स्टेज वन सेम, ये स्टेज वन अगेन वीकली कंसोलिडेशन, वीकली कंसोलिडेशन, कोई चेंजेस नहीं, सेम थिंग। आपको जो भी चार्ट सेम, स्ट्रॉन्ग इंपल्स मूव, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग इंपल्स मूव, कंसोलिडेशन या पुल बैक ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग, सब सेम, कोई चेंजेस नहीं है। तो आपको ये आइसक्रीन करना है कि आपको क्या आप चार्ट में देखना चाहते हो, वो आपको फाइंड आउट करना है। क्लीन स्ट्रक्चर देखिए, क्लीन स्ट्रक्चर विथ वॉल्यूम और सेम इम्पल्स, स्ट्रॉन्ग इम्पल्स मूव, इधर हमको कंसोलिडेशन मिल रहा है या स्विंग स्ट्रक्चर मिल रहा है। स्विंग स्ट्रक्चर मतलब वीक पुल बैक होना है, या कंसोलिडेशन तो ऐसे ही टाइम मतलब टाइम करेक्शन या प्राइस करेक्शन। स्ट्रॉन्ग इम्पल्स मूव, टाइम करेक्शन या प्राइस करेक्शन, बस ये हमको फाइंड आउट करना है। तो आपको हाँ वीकली में 30 ये में लगाना है, 150 नहीं, 150 डेली में चेक करना है, दोनों सेम ही रहता है। डेली टाइम फ्रेम में 150 मूविंग एवरेज, वीकली में 30। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो, सेम कोई डिफरेंस, हाँ यहाँ पे आपको टाइमिंग देने के लिए कि वीकली स्ट्रक्चर, टाइमिंग, इंडेक्स जब बायस बुलिश हुआ ब्रेकआउट दिया, वीकली स्ट्रक्चर, ये सब टाइमिंग के लिए चार्ट है। वीकली स्ट्रक्चर बाय ब्रेकआउट दिया, इंडेक्स भी बुलिश था। ये तो ये आईपीओ का है, आईपीओ रेंज बनाया, ब्रेक किया, ये आईपीओ रेंज ब्रेकआउट, सेम वीकली स्ट्रक्चर। कोई नहीं, नीट एंड क्लीन चार्ट विथ वॉल्यूम देन एनी कंसोलिडेशन आप जा सकते हो। ये नहीं है, ये क्लाइंट मतलब क्लाइंट ने वाइड वाइड मतलब बोलते वाइड रेंज, जब रेंज छोटा होना चाहिए, लेस देन 40 50 तक चलेगा, ये तो पूरा डबल है, इसको इग्नोर करना। टाइट पुल बैक, वीक पुल बैक, कंसोलिडेशन, ऐसा फाइंड आउट करना, ये रॉन्ग, ये अगर ये ब्रेक करता है तो ये रॉन्ग ब्रेकआउट है। ये भी रॉन्ग ब्रेकआउट, कोई भी बेस बनाया नहीं है, डायरेक्ट ब्रेक किया। और ये भी देखिए 6 लो से हाई कितना मारा है, ये नहीं है, बट ये भी ठीक राइट है। तो ये भी टाइमिंग देख सकते हो कि मार्केट बुलिश, बायस बुलिश, ब्रेकआउट, वीकली स्ट्रक्चर। तो ये हमारा इंडेक्स का तो टाइम और सेक्टर का तो नहीं है। तो अभी ऐसा आप फाइंड आउट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की एवरी कैसे फाइंड आउट करना है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन को ही पूछे थे। जो हमारा फिफ्थ रूल था कि हमको वीकली टाइम फ्रेम में स्टडी करना है, इधर टाइम करेक्शन या प्राइस करेक्शन चेक करना है। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट, स्टॉक सिलेक्शन, मतलब स्कैनिंग स्टॉक फॉर रेस्पेक्टिव सेटअप।
तो कैसे स्कैन करें कि हमको ये तो ठीक है अभी तक, तो फिर स्टॉक फाइंड आउट कैसे करें? एक तो आपको सेक्टर वाइज मिल गया कि सेक्टर वाइज आप जा सकते हो, सेक्टर का स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हो। और अभी आप काम कर सकते हो कि लास्ट अभी जो जैसे कि सेक्टर डिस्कस की, लास्ट 6 मंथ ना मोमेंटम सेक्टर जो हम अभी तक डिस्कस किए कि ऑटो हो गया, मेटल हो गया, फाइनेंस हो गया, उस सेक्टर का सारे स्टॉक अभी जाकर अभी चेक कर सकते हैं कि नहीं उसमें कुछ मिल रहा है क्या। नेक्स्ट, नहीं, और एक जो मैं यूज करता हूँ, एक तो सेक्टर को वीकली आओ वो स्टडी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वीकली में मिल गया कि मेरे को कौन सा सेक्टर में जाना है, कौन सा सेक्टर नहीं जाना है। सेक्टर में तो था मतलब टोटल तो थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक है, सबको ट्रैक करना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए मैं जो डे टू डे स्टडी करता हूँ वो मेरा है कि यहाँ पे इसमें मैं डे टू डे स्टडी करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आप खुद बना सकते हो जो भी है, पर जस्ट आपको आइडिया बता दूँ मैं क्या करता हूँ। यहाँ पे मैं वही स्टॉक को ट्रैक करता हूँ जो कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है। मैं सारे जो इरेज कर दिया स्टॉक का नेम इंटेंशनली, क्योंकि हम नहीं ले सकते उसके लिए। तो यहाँ पे जो स्टॉक एनी रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, जो तो वो आ जाएगा। वो इंटरडे में मैं ट्रेड करने लगा, क्योंकि ऐसा होता है कि एक रेजिस्टेंस ब्रेक करते करते वो 10-15% इवन 20% एट द एंड ईओडी मूव दे देता है। तो उसके लिए उसको अर्ली एंट्री जो बोलते हैं कि अगर इंटरडे में मिल जाता है तो ट्रेड ले सकते हैं, तो ऐसे स्टॉक को यहाँ पे आ जाएगा मॉर्निंग में। उसके बाद आप एफएनओ का टॉप गेनर टॉप लूजर भी ट्राई करते होंगे कि कुछ क्यों टॉप गेनर टॉप लूजर आया है या मेरे सेक्टर में है क्या। नेक्स्ट, ये यहाँ पे मैं बिग रेंज ब्रेकआउट मतलब जैसे डिस्कस स्विंग स्ट्रक्चर, जो वीकली स्ट्रक्चर स्विंग स्ट्रक्चर ब्रेक करता है उसको मैं ट्राई करता हूँ ईओडी में, मतलब डेली बेसिस में यहाँ पे ब्रेकआउट जो होगा वो आ जाएगा। यहाँ पे भी मैं चेक करता हूँ जो वीकली में स्मॉल रेंज या कंसोलिडेशन में ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे भी चेक करता है कोई भी स्टॉक अगर इंटरडे मतलब ब्रेकआउट दे रहा है आईपीओ रेजिस्टेंस, वो यहाँ पे आ जाएगा। और मैं ये यहाँ पे चेक करता हूँ कोई भी स्टॉक का ब्रेकआउट दे रहा है विथ गैपिंग, गैप सिस्टम में जो ब्रेक हुए गैप होता है अगर आ रहा है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ईओडी में आ जाएगा, आने के बाद इधर मैं ट्रेड करूंगा, नहीं तो उसको वॉच लिस्ट में डालूंगा। अगर मेरे को रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं हो रहा है, नहीं तो मेरे को कंफर्मेशन चाहिए, तो उस स्टेक में उसको एज वॉच लिस्ट में डाल दूंगा। नेक्स्ट आता है कि वॉच लिस्ट। हाँ, यहाँ पे भी एक स्टॉक आता है जो एक्युमुलेशन ब्रेकआउट देता है। और नेक्स्ट, वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करना है। वॉच लिस्ट अगेन डेली वॉच लिस्ट स्कैन, यहाँ पे जो डेली मूवमेंट देता है स्टॉक, सपोज सेम थिंग एक स्टॉक रेजिस्टेंस ब्रेक करके मूवमेंट के साथ इसे मूव कर रहा है ऊपर, तो वही स्टॉक को मैं क्या करता हूँ ट्रैक करता है, अगर सेम कोई कुछ एंट्री मिलेगा तो मैं उसको ट्रैक करूँ लेने के लिए। सेम यहाँ पे वीकली, वीकली में भी जो स्टॉक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देता है वीकली में आ रहा है स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ, उसको मैं वॉच लिस्ट में डाल देता हूँ। बस डाल के आराम से उसको ट्रैक करते रहो। जब आपका सेटअप बनेगा तब वो उसको हम प्रीफर करेंगे ट्रेड करने के लिए। तो इमीडिएटली ये दोनों इमीडिएट नहीं, बस वॉच लिस्ट में डाल के उसको दोनों वॉच लिस्ट को एवरीडे चेक करते रहना है कि कुछ कोई रेडी हुआ है, रेडी हुआ है ट्रेड करने के लिए, जो रेडी हुआ है उसको हम नेक्स्ट डे के लिए मतलब ट्रैक कर सकते हैं कि नहीं ये उसका सब रेडी हो गया है, अभी उसको ट्रैक कर सकते हैं ब्रेकआउट करने के लिए। तो ये हो गया हमारा स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, स्टॉक स्कैनिंग।
तो अभी तक क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो नेक्स्ट आ जाते हैं कि तो यहाँ तक हम मिल गया, जो हम ए प्लस ए सेटअप जो बोलते हैं कि मार्केट डायरेक्शन डिटेक्शन का कंडीशन चेक करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सेक्टर मिल गया। इधर आप मैनुअली करना है, इंडिकेटर यूज करना है, जो भी करना है। स्टॉक का आपको बहुत सारे साइड स्किनर है, ट्रेडिंग व्यू में आ जाएगा, डिटेल से रिलेटिव स्ट्रेंथ से में आपको स्टडी करना है। स्टॉक भी मिल गया हमको कि कौन सा स्टॉक में जाना है और स्कैन कैसे करना है, वॉच लिस्ट कैसे बनाना है। यहाँ तक आ गया, एंट्री तक भी आ गया। आप सपोज एंट्री ले लीजिए। तो नेक्स्ट क्या? हाँ, वो चार्टिंग का जो बनाया मैं डैशबोर्ड, वो चार्टिंग का है, आप बना सकते हो। हाँ, नेक्स्ट आ जाती है एग्जिट। तो यहाँ तक तो हम हो गया। नेक्स्ट एग्जिट कैसे करना है? तो एग्जिट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखा है। पोजीशन साइज, कि आप कितना रिस्क लेना है। और पोजीशन साइज फिक्स नहीं रहता है, पोजीशन डिपेंड करता है आपका सिस्टम के ऊपर। आपका सिस्टम का विनिंग परसेंटेज और रिस्क रिवार्ड डिसाइड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। आप ब्लाइंडली 1%, 2%, 5%, 5% ऐसा नहीं ले सकते। तो ये आपको रिसेट करना है, बैक टेस्ट करना है। मैं आपको शेयर कर दूंगा बैक टेस्ट डाटा, आप जाके चेक कर सकते हैं। पहले बैक टेस्ट करिए, उसके बाद उसका नंबर ऑफ मिनिमम 100 टेस्ट को 200 टेस्ट को बैक टेस्ट करके उसका विनिंग परसेंटेज, एवरेज रिस्क रिवार्ड रिटर्न डिसाइड करने के बाद आप पोजीशन डिसाइड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप बेस लो, स्विंग लो, वीकली कैंडल लो या ब्रेकआउट कैंडल लो, अप टू यू। कोई भी रॉन्ग राइट नहीं है, ये आपकी की रिस्क रिवार्ड है। आप जितना टाइट करोगे आपका रिस्क रिवार्ड तो बढ़ेगा, चांसेस का स्टॉप लॉस भी हिट होगा। तो कोई भी रॉन्ग या राइट नहीं है, आप कोई भी फॉलो कर सकते हो। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टीएसएल, अगर आप स्विंग करते हो, स्विंग ट्रेडिंग, तो 20 ईएमए प्लस मार्केट स्ट्रक्चर। मतलब सपोज यहाँ पे हम ब्रेकआउट दे दिए, मार्केट मूव कर रहा है ऐसा ऐसा, तो 20 ईएमए प्लस मार्केट स्ट्रक्चर रहेगा स्विंग के लिए। 50 ईएमए और 10 वीकली मूविंग एवरेज फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग। पिरामिड, अगेन अगर अगेन सेटअप मिल रहा है तो पिरामिडिंग करना है। और पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग हमेशा आपका वही बोला नहीं, आपका विनिंग परसेंटेज रिस्क रिवार्ड डिफाइन करके कि आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है, कितना आर आ रहा है, उससे ऊपर आ रहा है तो आपको बुक करना है। अगर 1 आवर रिस्क ले रहे हो तो 2 आवर में, जैसे कि प्रॉफिट ग्रेटर देन 2 आवर या एवरेज प्रॉफिट के ऊपर आपको पार्शियल बुक करना है। तो यहाँ तक हम एग्जिट तक आए नहीं है। नेक्स्ट एग्जिट, यहाँ पे आ गए हम एग्जिट को। आपका स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आप उसमें सेकंड थर्ड नहीं है, मार्केट से एग्जिट कर दो। आपका व्यू रॉन्ग हो गया, ये पार्ट ऑफ सिस्टम, ऐसा होता है, नहीं किया तो एग्जिट कर दो। क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स मतलब आपको लार्जेस्ट कैंडल, सपोज ऐसे ऐसा मूव कर रहा है, ऐसा कैंडल बना, ये क्लाइमैक्स हो गया। और एक चीज होती है कि मार्केट ऐसा ऐसा मूव कर रहा है, सडन ऐसा मूव किया, तो लार्जेस्ट कैंडल या लार्जेस्ट स्विंग अगर ट्रेंड में है, एक्सटेंडेड ट्रेंड के बाद, ये क्लाइमैक्स होता है, एग्जिट कर देना है। और टॉप में अगर एग्जिट करना चाहते हो तो इम्पल्स वॉल्यूम लेस देन पुल बैक वॉल्यूम, मतलब ऐसा मूव जा रहा है, ये पुल बैक वॉल्यूम और ये इम्पल्स वॉल्यूम। इसका मतलब जब इम्पल्स वॉल्यूम लेस देन पुल बैक वॉल्यूम, तो ये वीक स्ट्रेंथ नहीं है, यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच लो, ये ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करेगा। सेकेंड थिंग कि मार्केट ऐसे ऐसे जा रहा है, नीचे आ रहा है और इसका वॉल्यूम हाई ग्रेटर देन टू प्रीवियस ट्रेंड, तो ये भी मार्केट टॉप बनाया, ये भी ऊपर कंटिन्यू नहीं करेगा।
तो यहाँ पे हम एग्जिट करेंगे। मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ, दो चार चार्ट में। तो यहाँ पे क्लाइमैक्स बना, सर्किट कैंडल। हाँ, हमेशा ट्रेंड के बाद सर्किट कैंडल आता है, और 20% सर्किट कैंडल, तो वो टाइप ऑफ क्लाइमैक्स है। तो यहाँ पे क्लाइमैक्स बना। उसके बाद यहाँ पे इम्पल्स वॉल्यूम लेस देन पुल बैक वॉल्यूम, तो यहाँ पे एक एग्जिट सिग्नल बना। तो यहाँ पे अगेन थर्ड सिग्नल एग्जिट बना कि यहाँ पे जो पुल बैक वॉल्यूम ग्रेटर देन इम्पल्स वॉल्यूम, तो यहाँ पे भी एक एग्जिट सिग्नल है। तो तीनों जो एग्जिट सिग्नल एक ही चार्ट में है। और आपका स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप, 20 मूविंग एवरेज प्लस मार्केट स्ट्रक्चर, यहाँ पे एग्जिट, 50 मूविंग एवरेज बहुत दूर में है। तो यहाँ पे क्लाइमैक्स, लार्जेस्ट इम्पल्स स्विंग, और यहाँ पे भी लार्जेस्ट इम्पल्स। देखो यहाँ से स्टेज वन ब्रेकआउट किया, हायर हाई बना के ये लो से ये हाई एवं 110% लार्जेस्ट इम्पल्स स्विंग। तो यहाँ पे आपको बड़ा वाला क्या मूवमेंट नहीं मिलेगा, बस स्लोली इतना बड़ा मूवमेंट दे दिया, तो ये लार्जेस्ट इम्पल्स स्विंग हो गया, काम खत्म। तो यहाँ पे भी सेम थिंग, जो सेलिंग वॉल्यूम आ रहा है ग्रेटर देन बाइंग वॉल्यूम, तो यहाँ पे टॉप फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे देखो लार्जेस्ट रेड कैंडल ट्रेंड से, तो यहाँ पे टॉप फॉर्मेशन। तो ये था एग्जिट का। तो ऐसे ही ये सारे सेम, बहुत सारे चार्ट सेम। तो अभी तक जो हम डिस्कस किए कि हम जो 5 पॉइंट चेकलिस्ट प्लस फिर ट्रेड मैनेजमेंट और ये सारे डिटेल्स चेक किए। और किसी को कुछ पूछना है तो मैं आपको एक सेकेंड